सकते हैं। यस बेटे। तो कल हम जो है वेक्टर्स चैप्टर शुरू किया था। कल हमने तो वेक्टर्स पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, वो उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। लेकिन ये सारा पढ़ाने से पहले मैं एक सिंपल स्केलर और वेक्टर के बीच में जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ रहे हैं हम। मतलब दोनों के दोनों वेक्टर होंगे। अब दोनों वेक्टर्स के बीच में दो प्रकार की प्रोडक्ट होती है, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है जी। लेकिन इसके अलावा एक और प्रोडक्ट होती है जिसमें हम एक स्केलर लेते हैं, उसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। वो तीसरे प्रकार की जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे सिलेबस में आती है, उसका भी यूज होता है। उसको कैसे करना है वो, फॉर एग्जाम्पल लेट से आप 3 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो ए वेक्टर के साथ, और ए वेक्टर जो है वो आपका है आई कैप माइनस जे कैप। लेट से इन दोनों को आप क्या करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो अगर आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो बड़ी आसान सी मल्टीप्लिकेशन है, आपने सबको 3 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3 को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो 3 आई कैप बनेगा। और 3 को माइनस जे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 जे कैप बनेगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट है बिटवीन अ स्केलर एंड ए वेक्टर। ठीक है जी। लेकिन इसके अलावा ये तो थी सिंपल वाली प्रोडक्ट, लेकिन इसके अलावा अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि ए वेक्टर, एक वेक्टर है हमारे पास, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होती है उनकी डॉट प्रोडक्ट, जिसमें जो आंसर आता है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है। ये बोलते हैं ऐसे, देखो, स्केलर प्रोडक्ट करोगे यानी कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात होती है। ठीक है जी। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे या स्केलर प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, दो वेक्टर्स का, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, मतलब वेक्टर नहीं आएगा आंसर में, आंसर में एक स्केलर आएगा। लेकिन अगर आप करते हो वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है जी, वेक्टर प्रोडक्ट को जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट बोलो चाहे वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, जो उसका आंसर आता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। और वो जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, लेट्स से कि ए क्रॉस बी जो है वो हमारा सी वेक्टर के इक्वल आ रहा है, तो ये जो वेक्टर आंसर में आएगा इसकी डायरेक्शन ना ए और बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि सी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ये सारा भी हम आगे जाके एक बार अच्छे से पढ़ेंगे जी। ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं जी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले हम स्केलर के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो सबसे पहले इनका रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। यहाँ पे रिलेशन में क्या बोल रहे हैं कि देखो जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है। जैसे डायग्रामेटिकली यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, मान लो आपके पास एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, आप दोनों की डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, साथ में जो दोनों के बीच का एंगल है ना थीटा, ये वाला, ठीक है, उसका कॉस ले लो। ये दोनों इक्वल होते हैं जी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे ये तो थी सिंपल एक रिलेशन, ये रिलेशन आपने याद रखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने बता रखी है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम आगे देखेंगे। एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन यहाँ पे कोई मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं है कोई क्वेश्चन तो हम यहाँ पे अपनी ओर से ही जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हाँ जी। तो यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट मान लो, डॉट प्रोडक्ट करनी कैसे है वो देखो। ठीक है जी। लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है, आई वेक्टर माइनस, सॉरी आई कैप माइनस जे कैप, ये एक वेक्टर है।
इसकी मैं डॉट प्रोडक्ट करना चाहता हूँ किसी और वेक्टर के साथ। लेट्स से वो वेक्टर है 2 i कैप माइनस, माइनस नहीं हम यहाँ प्लस लेते हैं, प्लस j कैप। लेट्स से ये दोनों जो वेक्टर है ना, हम इनकी जो है डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं। पहला वेक्टर है हमारे पास i कैप माइनस j कैप, और दूसरा है 2i कैप प्लस j कैप। अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि ये ए वेक्टर हो गया आपका पहले वाला, दूसरे वाला जो है वो आपका बी वेक्टर हो गया, इनकी डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो। डॉट प्रोडक्ट ये रिलेशन तो आपने याद करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा अगर सीधी सीधी डॉट प्रोडक्ट करनी है, बड़ा आसान सा होता है। आपने आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और आई कैप को जब हम आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1। मतलब आई सिर्फ आपको आई कैप देखना है, उसके कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे आई कैप के साथ क्या आ रहा है 1, तो 1 यहाँ पे, मैं यहाँ मम्मा पे को आई छोड़ कैप के के आ साथ गई। आ रहा है 2। तो दोनों को जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 2। उसके बाद नहीं, यहाँ तेरे पे, छोड़ के एक सेकेंड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 2। अब यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट है -1, और यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट है 1। तो 1 और -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है -1। इन दोनों को सॉल्व करना है, 2 - 1 हमारे पास कितना होता है 1। तो इस प्रकार से जो है मल्टीप्लाई आपने करना होता है डॉट प्रोडक्ट में। मतलब सिंपल सी बात है, दोनों जो आई कैप के कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जे कैप के जो कोफिशिएंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और के कैप के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर सबका जो है सम आपने कर देना है, आपके पास जो है डॉट प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोजेक्शन। ठीक है जी, प्रोजेक्शन। लेकिन प्रोजेक्शन से पहले हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। ठीक है जी। हमारे पास रिलेशन था ये वाला, देखो, ठीक है। अगर आपके दोनों वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल है, आपके दोनों वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल है, इट मीन उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री एंगल है तो कॉस जीरो कितना होता है 1। तो आपका जो रिलेशन है वो इसमें बन के रह जाएगा, यानी कि कॉस थीटा यहाँ से जो है उसकी वैल्यू 1 होने के कारण यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आपका रिलेशन बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ये जो रिलेशन बन जाएगा जब लाइंस, सॉरी, जो जब वेक्टर्स आपके क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। जब आपके वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर, ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जो है ना, इस रिलेशन से बहुत सारे बनते हैं। आपको डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं है वो चेक कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, मान लो ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ये मेरा हो गया बी वेक्टर। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा जो है वो कितना हो, 90 डिग्री हो। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री पुट कर दो, और कॉस 90 हमें पता है 0 होता है। तो ये सारा आपका बन जाएगा 0। इट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब आपका 0 के इक्वल आता है ना, तो उस तब हम बोलते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर है। तो ये है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। यानी कि अगर आपको प्रूव करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो सिंपल सी बात है, आपने दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल प्रूव कर देनी है। अगर दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपकी 0 के इक्वल आ गई मतलब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे ये एक और बात बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ए या बी में से कोई भी एक 0 है तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ सकती है। इट मीन्स सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ए 0 ना हो, बी 0 ना हो। अगर ये दोनों 0 नहीं है और डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है तब परपेंडिकुलर होते हैं, अदरवाइज वो जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो। अगर कोई भी एक वेक्टर आपका 0 वेक्टर बन जाता है, ठीक है जी, अगर आपका कोई भी एक वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तब वो परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो पक्की बात है कि उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट, पैरेलल हमने कर ही लिया। ठीक है जी, पैरेलल क्या होता है, ए डॉट बी ए बी के इक्वल आता है।
और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो थीटा 180 हो गया, कॉस 180 जो है -1 होता है, तो जो दोनों की डॉट प्रोडक्ट है वो माइनस ऑफ ए बी के इक्वल आती है, अगर जो आपके वेक्टर्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, जो है हमारा है टॉपिक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है वो हम इसी रिलेशन से पढ़ेंगे जो अभी हमने पढ़ा था। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी। ये इसको अभी भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे इसकी हमें जरूरत नहीं है। इन्होंने बस अगर यहाँ पे समझने को सीखना चाहते हो तो इन्होंने बस इतना ही कहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सिंपल ए। मतलब ये दोनों जो हैं हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए शो करते हैं, दोनों का यूज हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो चाहे अकेला ए लिखो चाहे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, दोनों की बात जो है सेम ही है। ठीक है जी, वही बात यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे जो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड है, इसको अगर उधर लेके जाओगे, इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऊपर आएगा ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर यानी कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट, नीचे आपके पास आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। ये जो है ये आपका रिलेशन बन जाता है टू फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, जो आपका एंगल होता है थीटा। चाहे आप इसको इस तरीके से याद करो चाहे इस तरीके से याद करो, दोनों की जो मीनिंग है, ठीक है, वो लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो अब हम आगे पढ़ते हैं जी कि हम कैसे चेक करते हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मान लो आपके पास एक ए वेक्टर है। ठीक है जी। ए वेक्टर इज इक्वल टू आपका है, ठीक है, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। ये आपका जो है ए वेक्टर है। सिमिलरली आपका जो बी वेक्टर है, लेट्स से इट इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3, एक मिनट, B3 के कैप। मान लो ये आपके दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है जी। ए वेक्टर है A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप। आपका बी वेक्टर है वो है B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप। ठीक है जी। A1 एक्स आई का कोफिशिएंट है, ये जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, सिमिलरली बी के। तो अगर ये चीज होल्ड करती है इनके लिए, मतलब A1 बाय B1 एंड A2 बाय B2 एंड A3 बाय B3, अगर ये चीज यहाँ पे इक्वल आते हैं तीनों के तीनों, तो मतलब सिंपल सी बात है, वो क्या होंगे, आपके परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है जी। वेक्टर्स आपके क्या होंगे, पर सॉरी पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे। परपेंडिकुलर के लिए हमने कर ही लिया कि अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो सिंपल परपेंडिकुलर है। इसको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, ये सेम ही बात कह रहे हैं यहाँ पे भी, सेम ही बात रिपीट की है, इसको अलग से पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन पैरेलल के लिए आप कर सकते हो कि आप क्या करो, दोनों के आई के कॉफिशिएंट का रेशियो ले लो, जे के कॉफिशिएंट का रेशियो ले लो, के कैप के कॉफिशिएंट्स का रेशियो ले लो। वो जो रेशियोज हैं वो इक्वल आने चाहिए। अगर वो सारे के सारे कांस्टेंट आगे इक्वल आगे, इट मींस वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, आपका है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये रिलेशन मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, ये प्रूव करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है। इस क्वेश्चन आपके सीधा सीधा एग्जाम में भी एक बार आया हुआ है। इसमें पहली बात, प्रोजेक्शन होती क्या है। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर सन होता, ठीक है, क्या होता, सन होता, तो सन होने के कारण बी वेक्टर की जो शेडो है वो ए वेक्टर के ऊपर आती है ना। तो ये जो है ना बी वेक्टर, हम बोलते हैं कि ये बी वेक्टर की जो शेडो है वो प्रोजेक्ट हुई है ऑन ए वेक्टर। तो लगभग लगभग इसी प्रकार का जो है हम इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन।
मतलब बी वेक्टर की शेडो ऑन ए वेक्टर, तो हम इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। और कभी कभी आपको ना प्रोजेक्शन वर्ड यूज ना करके ये बोल दिया जाता है कि फाइंड द, ठीक है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, अलोंग ए वेक्टर। तब भी जो है आप सेम ही रिलेशन यूज करोगे। ठीक है जी। अलोंग के बाद जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है वो तो आपको निकालना बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ अलोंग पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद इसके लिए क्या है, आपको सीधा सीधा जो है एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है, विच इज दिस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक है, आप अगर ये फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आप प्रोजेक्शन निकालना सीख जाते हो। क्या करना है फॉर्मूला में, फॉर्मूला में आपने पहले जो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनकी करनी है जी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और नीचे आपने वो वाला वेक्टर लेना है, ठीक है, नीचे वो वाला वेक्टर लेना है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं। अगर हम ऑन ए वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं तो नीचे ए वेक्टर आएगा। अब ये बन गया आपका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। लेकिन ये प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला है ये स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। अगर आपको वेक्टर प्रोजेक्शन पूछ ली जाती है तो आपने इसका कर देना है जी स्केयर, और साथ में इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर देनी है इसकी किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तब ये जो फॉर्मूला बन जाता है ये आपके पास वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है जी। अगर सिर्फ और सिर्फ स्केलर प्रोजेक्शन पूछी गई है तो यहाँ पे ए वेक्टर नहीं आएगा और यहाँ पे स्केयर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये स्केलर प्रोजेक्शन हो जाएगी। स्केलर प्रोजेक्शन में यहाँ पे ए वेक्टर और ये स्केयर आपने यहाँ से हटा देना है। ठीक है जी। अदरवाइज अगर वेक्टर प्रोजेक्शन पूछी जाती है तो पूरे का पूरा फॉर्मूला जो है वो आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, एक सेकेंड जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको अभी पहले पढ़ा रहा था कि अगर दो वेक्टर्स की आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो तीसरा वेक्टर है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसकी, एज कंपेयर टू बोथ द वेक्टर्स जिनकी आपने क्रॉस प्रोडक्ट की है। तो वो आप डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए आप दो रूल्स लगा सकते हो। दो रूल्स हैं बेसिकली, या तो आप स्क्रू रूल लगाओ या फिर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ। ठीक है, अब स्क्रू रूल क्या कहता है, स्क्रू देखो, आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्क्रू है, ठीक है जी, आप उस वॉल में फिक्स करना चाहते हो। किसमें फिक्स करना चाहते हो, उस वॉल में। मान लो आप कर रहे हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और आप पता करना चाहते हो कि सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। ठीक है जी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर पिक्चर के साथ समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो पेन लेता हूँ। ठीक है जी, ये दोनों वेक्टर्स हैं। ठीक है, कितना भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं है ये परपेंडिकुलर ही हो। ठीक है, कितना भी एंगल यहाँ पे हो सकता है इन दोनों के बीच में। अगर मैं यहाँ पे दोनों के बीच में जो सी वेक्टर है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहता हूँ और सी वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ। सी वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है। ठीक है जी। मान लो ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ये वाला जो है वो ए वेक्टर है और ये वाला जो है वो बी वेक्टर है। अब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, मतलब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा। ठीक है जी, मैं कहाँ जाऊंगा, ए से बी की तरफ। तो मैंने इस तरीके से जाना है, देखिए स्क्रू को इस तरीके से मूव करना है कि मैं ए से बी की तरफ जाऊं। अगर मैं इस तरीके से ऐसे मूव करूंगा तो जो मेरा स्क्रू है वो मैंने अब देखना है क्या दीवार के अंदर जाएगा या दीवार से बाहर आएगा। अगर वो दीवार के अंदर जा रहा है मतलब उसकी डायरेक्शन आ गई आपकी कि वो उस तरफ, दीवार के अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन है सी वेक्टर की। अगर वो दीवार के बाहर आने वाला है, ठीक है, स्क्रू, तो उसकी डायरेक्शन होगी वो दीवार से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अगर आपको ये समझ ना लगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है ये वाला रूल, सेकंड वाला रूल, राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हो। यहाँ पे क्या बोलता है, मान लो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। आपने आपकी फिंगर्स जो है इस तरीके से कर्ल करनी है कि आप ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अप्रोच करो। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ए वेक्टर लिया है इसीलिए हम ए वेक्टर से बी वेक्टर तक जा रहे हैं। अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता तो हम बी से ए की तरफ जाते। ठीक है, इस तरीके से अपने हैंड्स की जो फिंगर्स हैं उसको कर्ल करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है जी, ये मेरा ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो इस तरीके से मैं अपनी मुट्ठी को जो है वो क्लोज करूंगा। ठीक है,
एक मिनट, अच्छे से दिख नहीं रहा, मैं एक थोड़ा सा जो है यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है जी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूं, ए वेक्टर से मैं बी वेक्टर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे इसको जो है हैंड को टर्न करूंगा, और जो मेरा तब थंब होगा, थंब मेरा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, थंब जो है वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से। अगर मैं ए की तरफ बी की तरफ जा रहा हूँ इस तरीके से, तो जो थंब है वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा सी वेक्टर की डायरेक्शन को, कि सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैसी है। ठीक है जी। इस तरीके से जो है हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। जो हमने रिजल्ट में हमारे पास वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये हम निकालना यहाँ पे सीखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक रिलेशन होता है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में रिलेशन पढ़ा था, वैसे ही सिमिलर एक रिलेशन हमारे पास होता है इन द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा की जगह आता है साइन ऑफ थीटा। ठीक है। लेकिन हमने एक बात बोली थी, देखो, स्केलर प्रोडक्ट में जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है स्केलर क्वांटिटी, है ना। लेकिन जब हम वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है जी, तो साथ में यहां तक तो ये था स्केलर, क्योंकि इसमें कहीं भी वेक्टर यूज नहीं हो रहा, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे एन कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एन कैप क्या क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर है, और कुछ नहीं। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आपका रिलेशन बनता है। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो, यानी कि यहाँ पे ऐसे मैग्नीट्यूड शो किया जाए, तो आप तब जो है एन कैप को नहीं लोगे, क्योंकि एन कैप उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन तो होती नहीं, तो यहाँ पे आप जो डायरेक्शन है एन कैप जो है उसको आप नहीं लोगे। ठीक है। अगर यहाँ पे आपको बोला गया है कि पूरा लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तब आप एन कैप लोगे ही लोगे। ठीक है जी। अब ये तो बात थी रिलेशन की, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करना कैसे है वो देख लो एक बार। ठीक है जी। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम ये वाला रूल लगाते हैं, मतलब अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना चाहते हो, गिवन दैट कि आपका जो ए वेक्टर है, ठीक है, वो इतना है, यानी कि ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर जो है वो आपका इतना है, यानी कि बी वन आई कैप, बी टू जे कैप एंड बी थ्री के कैप। तो आपका जो फॉर्मूला है वो ए बन जाता है। ठीक है जी। आपने ऊपर लिखना आई कैप, जे कैप, के कैप। जो फर्स्ट वाला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, जो सेकंड वाला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप सबको आता ही है। आपने बस डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अगर आप इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हो तो आपके पास जो है क्रॉस प्रोडक्ट सामने आ जाती है। इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट करना जो है यहाँ पे सीखते हो। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, वैसे ही सेम हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी करते हैं। कंडीशंस फॉर व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल एंड व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है जी। इसके लिए हम यूज करते हैं, सबसे पहले अगर वेक्टर्स पैरेलल हो तो साइन थीटा हमारा कितना होगा, पैरेलल वेक्टर्स के लिए एंगल कितना होता है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो साइन थीटा जो है आपका 0 आएगा। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स की हमेशा कितनी होती है, 0 होती है जी। ठीक है। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, या एक ही वेक्टर की खुद के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो पैरेलल वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है। अगर परपेंडिकुलर की बात करें, साइन थीटा यहाँ पे क्या होता है, 1। तो इसीलिए साइन थीटा यहाँ पे 1 पुट कर दो, आपके पास बच गया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड इंटू एन कैप। ठीक है। इस तरीके से जो है आपका रिलेशन बन जाता है अगर वेक्टर्स क्या हो, परपेंडिकुलर। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर वाली। ठीक है। यूनिट वेक्टर वाली परपेंड मतलब कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखो। मान लो, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं वो नहीं पढ़ाने वाला, मैं अपनी तरफ से समझाने वाला हूँ। मान लो आपको बोला गया है कि दो वेक्टर हैं जी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपको बोला गया कि एक ऐसा वेक्टर निकाल के बताओ जी हमें जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो याद रखना,
परपेंडिकुलर अगर प्रूव करना है, चेक करना है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, चेक करो कि ये परपेंडिकुलर हैं भी या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोला है कि ये दो वेक्टर हैं कहीं भी हैं, हमें एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो अगर ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो सिंपल चुपचाप कुछ नहीं देखना, आपने दोनों की करनी है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। अगर सिंपल परपेंडिकुलर वेक्टर बोला है तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया कि एक ऐसा वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो सिंपल सी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दी तो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। लेट्स से आपका आंसर आ रहा है सी वेक्टर। ठीक है जी। तो सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, इतना तो आप करोगे। लेकिन उन्होंने साथ में ऐड किया था कि ये एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो इसको आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे। अब यूनिट वेक्टर इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है जी। तो मेरे पास सी कैप आ जाएगा विच इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। इस तरीके से फिर आप बाद में जो है यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें ये बताया हुआ है कि अगर आप, जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है जी, कि आई क्रॉस आई करते हो, ठीक है, या जे क्रॉस जे करते हो, या के क्रॉस के करते हो, क्योंकि इन तीनों की अपने साथ डायरेक्शन क्या होती है, सेम, तो इनका आंसर आता है जी जीरो। ठीक है। सबसे पहली बात, आई क्रॉस आई करोगे जीरो, जे क्रॉस जे करोगे जीरो, के क्रॉस के करोगे जीरो। उसके बाद आप कैसे याद रखोगे किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना आता है। ठीक है जी। तो उसके लिए ये बोलते हैं कि ये सर्कल बनाओ, ये सर्कल याद रखो। ठीक है। अब ये सर्कल जो है वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करता है। अगर इसकी डायरेक्शन सेम है तो आप आंसर लोगे पॉजिटिव, अगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आप लोगे आंसर में माइनस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आई क्रॉस जे करना चाहता हूँ, तो मैं आई से जे की तरफ जाऊंगा, ये रहा आई, तो मैं इससे जे की तरफ जा रहा हूँ, तो डायरेक्शन जो है वो मैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो मेरा आंसर आएगा के कैप। मेरा आंसर क्या आएगा? के कैप। ठीक है। और पॉजिटिव आएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अब अगर मैं आई क्रॉस के करना चाहता हूं, देखो आई से के की तरफ जा रहा हूं, तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी, सर्कल की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो मेरा आंसर में तो जे कैप आएगा, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, उसके साथ सिंबल जो है वो माइनस का आएगा। ठीक है। ऐसे ही बाकियों के लिए। कैसे? वो देखो, जैसे अगर मैं जे क्रॉस आई करना चाहता हूं, तो जे क्रॉस आई मैं उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो मेरा आंसर आएगा के कैप। ठीक है। और साथ में आएगा माइनस। ऐसे ही नेक्स्ट, अगर मैं जे क्रॉस के करना चाहता हूँ तो मैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर आएगा आई कैप। और ये आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। ठीक है जी।